वेलकम टू एयर मैस्टर। मैं हूं अंतु। तो हमने कल थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कल हमने उसकी इंट्रोडक्शन करनी थी सारी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। मैंने कहा था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के 3 तरीके हैं, जिसमें कि फर्स्ट था ग्राफिकल मेथड, जिसकी हमने कल इंट्रोडक्शन की थी। आज उसकी इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3.1 में हम सारे सॉल्यूशंस ग्राफिकली ही सोल्व करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट हमें कहा है फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। जब भी ग्राफिकली वर्ड आए तो हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। सेकंड मेथड क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर यहाँ आता सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते, और अगर एलिमिनेशन मेथड आता तो एलिमिनेशन मेथड से। जो भी इसने मेंशन किया होगा हमें उसी तरीके से करना होगा। तो अब जैसे इसमें क्या मेंशन किया है ग्राफिकली, तो हम इस सम को ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। क्विज में पार्टिसिपेट किया क्लास 10 के कितने बच्चों ने? 10 बच्चों ने। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 more than the number of boys, अगर लड़कियां कितनी हैं नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ऑब्वियसली पढ़ाई में थोड़ा लड़कियां ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, तो मैथमेटिक्स में क्विज में भी लड़कियों ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। ओके, तो हम करते हैं सॉल्यूशन। कल मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, हमें जो फाइंड आउट करना है पहले हम वो मान लेते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेट द नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं। बॉयज कितने हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है? x, एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं कि वो हैं y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इक्वेशंस बना रहे हैं। 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है? 10 स्टूडेंट्स हैं। दैट मींस x प्लस y, टोटल स्टूडेंट्स हमारे हो गए 10। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए, इसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? y इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जितने बॉयज थे, कितने बॉयज थे? x, उससे 4 ज्यादा मीन्स हम 4 उसमें ऐड कर देंगे। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको अगर आप सिंपली फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो मैं x को इधर ला रही हूँ। x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का बन गया। ये बन गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, मतलब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और 2 इक्वेशंस बन गई हैं। तो हम इनके लिए पहले बॉक्स बनाते हैं। पहले मैं बना रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन के लिए। मैंने कल आपको बताया था तरीका ग्राफिकली का कि पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे 2 हर एक इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैं पहले x की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 10। फिर y की वैल्यू 0 पुट कर रही हूँ, ये 0 हो गया। x की वैल्यू आ गई 10। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं चल रही हूँ सेकेंड इक्वेशन पे। इसके लिए बनाते हैं बॉक्स। x y, हाँ जी, x का 0 पुट कीजिए, ये हमारा 0 हो गया टोटली। y की वैल्यू आ गई 4, और मैं y को 0 पुट कर रही हूँ तो माइनस x इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4। तो अब हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर आप सबने देखा हुआ है, 9th क्लास में आपने ड्रॉ भी किया हुआ है। पहले तो एक्सिस शो करते हैं, x डैश, y डैश, और ये हमारा ओरिजिन। राइट साइड में x की पॉजिटिव वैल्यूज 10 तक है। आप चाहो तो 2 का भी डिफरेंस ले सकते हो, दैट्स अप टू यू। -1, -2, -3, -4, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ज्यादा ऊपर जाएगा, थोड़ा सा 10 तक जाना है हमने। 7 8
9 और ये मान लो हमारा 10 है। हाँ जी, तो पहला पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो यही बन गया हमारा पॉइंट। दूसरा है x की 10 और y की 0, तो ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल आप मिला देंगे। तो ये लाइन कौन सी है हमारी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, दिस वन, एंड x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, दिस वन। x की वैल्यू नेगेटिव है तो हम इनको भी विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला देंगे। ओके जी, ये लाइन है हमारी -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। अब इसका सोल्यूशन अगर ग्राफिकली हम फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, ये दोनों लाइंस जहां पर भी कट की, इस पॉइंट पे कट की, इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारी x और y की वैल्यूज क्या हैं, देख लेते हैं। इसको नीचे से देखेंगे, आप ग्राफिकली देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा, और इधर से देखेंगे तो ये है, यानी x की वैल्यू है हमारी 3 और y की वैल्यू है हमारी 7। ये पॉइंट है 3,7। तो यहां से पता लगा कि x की वैल्यू हमारी आई 3 और y की वैल्यू आई 7। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं हमारी 7। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, इसको भी ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कह रहा है। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट है ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens, 7 पेंसिल और 5 पेन्स की कॉस्ट है ₹46। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैंने पहले कहा था जो निकालना होता है पहले सिलेक्ट कर लेते हैं वेरिएबल्स की फॉर्म में। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की हम कॉस्ट मान लेते हैं। कॉस्ट है, यूनिट्स लगाने जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कॉस्ट है तो रुपीज में होंगे इसके यूनिट्स, ₹x। अब मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, दैट इज ₹y। अब हम हमारी इक्वेशंस के लिए वर्क करते हैं। कितनी पेंसिल्स थी, 5 पेंसिल्स। एक पेंसिल की अगर कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल्स की कितनी हो जाएगी, 5x। पेन है 7, एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो 7 पेन की हो जाएगी 7y, और टोटल कॉस्ट है हमारी 50। सेकेंड इक्वेशन, 7 pencils and 5 pens is equal to together cost ₹46। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। 2 इक्वेशंस बन गई। तो इनका सोल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। अब मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करने बहुत सिखा दिए, कल भी मैंने सिखाए थे, आज भी हमने एक पार्ट किया है। तो इसका ग्राफ आप मुझे कमेंट सेक्शन में फोटो खींच के भेजना, इसका ग्राफ ड्रॉ करना और मुझे फोटो खींच के भेजना। ओके, 2 इक्वेशंस मैंने बना दिए आपके लिए। आप पहले इनके फर्स्ट इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, फिर सेकंड इक्वेशन का बॉक्स बनाएंगे, और फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे। जहां पर भी ये कट करेंगी दोनों लाइंस, वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सोल्यूशन निकाला था ग्राफिकली। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find whether the lines are intersecting, coincident और parallel। कल हमने ये तीनों कंडीशंस की थी कि हमने क्या करना होता था, हमें जो भी लाइंस दी होती थी उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होता था। वहां से हम A1, A2, B1, B2, C1, C2 की वैल्यूज निकालते थे।
अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या है, a1 क्या होता था, हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो हमारा a1 होता था, तो a1 है हमारा 5। फर्स्ट इक्वेशन में जो हमारा y का कोफिशिएंट होता था दैट इज b1। अब y का कोफिशिएंट क्या है 4, नो नॉट 4, विद साइन हम b1 की वैल्यू उठाएंगे तो y का कोफिशिएंट है -4। साइन को भूलना नहीं है, माइनस का है तो माइनस का लेंगे, प्लस का है तो प्लस का लेंगे। c1 हमारे क्या होता था कांस्टेंट टर्म, तो c1 है हमारा 8। ओके जी, अब a2 b2 c2 की बात करते हैं, सेकंड इक्वेशन में आते हैं। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7, b2 y का कोफिशिएंट 6 और c2 कांस्टेंट टर्म -9। अब हम निकालेंगे a1 बाय a2। a1 कितना था 5 बाय a2 है 7। अब निकालो b1 बाय b2। b1 कितना है -4 और b2 कितना है 6। ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 इज द कॉमन फैक्टर। हाँ जी, अब देखिए क्या a1 बाय a2 और b1 बाय b2 सेम है, शो हो रहा है आपको कि ये दोनों इक्वल नहीं है। और मैंने कहा था जब दोनों इक्वल नहीं होते तो हम क्या कहेंगे, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। आपको ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है, ग्राफिकली आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ कंपेयर की रेशियोज a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2 हम तब निकालते हैं जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। इसमें इक्वल नहीं थे तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से ये दोनों जब नॉट इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इसी तरह से इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है वैसे ही करते हैं हम, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज हम लिखते हैं इक्वेशंस को देखकर। अभी मैंने आपको बताया x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। फिर से हम रेशियो निकालते हैं a1 बाय a2। हाँ जी, 9 बाय 18, 9 ही कॉमन है तो 1 बाय 2 आ गया। b1 बाय b2, 3 बाय 6, 3 इज द कॉमन फैक्टर, कट गया। c1 बाय c2, 12 बाय 24। अब मैंने क्यों निकाला c1 बाय c2, इसमें तो नहीं निकाला था c1 बाय c2, इसमें मुझे दिख गया था कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं थे। इसमें मेरा a1 बाय a2 और b1 बाय b2 सेम आ गया तो मुझे c1 बाय c2 भी निकालना पड़ेगा। तो ये भी आ गया 1 बाय 2, मतलब तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं। a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। क्या कंडीशन बताई थी इसकी मैंने, क्या होता था ये, जब तीनों ही रेशियोज इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं द लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन लाई कर गई। ठीक है, इसमें मैंने सोल्यूशन क्या बताया था इंटरसेक्टिंग में, इसमें कितने सॉल्यूशंस होते थे, ओनली वन सॉल्यूशन, जहां पर भी ये दोनों लाइंस कट की। और इसमें क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे ही इनके सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर c1 बाय c2 इक्वल ना आता, a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल आ जाते लेकिन c1 बाय c2 इक्वल ना आता तो हम कह देते कि वो लाइंस पैरेलल होती और उसका कोई भी सॉल्यूशन ना होता। ओके, कल मैं एक चीज बताना भूल गई थी कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मींस चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। मींस यहाँ पर जो हमारी पेयर ऑफ लाइंस हैं या पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट। इस केस में भी क्योंकि इसमें वन सॉल्यूशन है और इस केस में भी क्योंकि इसमें भी हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और अगर एक भी सॉल्यूशन ना हो मींस पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस में जब एक भी सॉल्यूशन नहीं होता तो उसे बोलते हैं
इनकंसिस्टेंट। ये कब होता है इनकंसिस्टेंट? जब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो थर्ड क्वेश्चन आपका यही है, उसमें यही कहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 फाइंड वेदर द लाइंस आर या वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप चेक कैसे ही करेंगे? अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग या फिर कोइंसिडेंट आती हैं तो आप कहोगे कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर आपकी लाइंस पैरेलल आती हैं तो आप कहोगे कि आपका सिस्टम क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कहा है करने के लिए, वैसे ही उसी तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। Which of the following pair of linear equations are consistent और inconsistent? मैंने अभी आपको बताया consistent क्या होते हैं, जिसमें हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलता है, चाहे एक सोल्यूशन, चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और inconsistent मैंने आपको बताया जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता। If consistent, obtain the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट है वो सिस्टम, अगर उसका कोई सोल्यूशन है तो हमने उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली। ठीक है जी, ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे a1 a2 b1 b2 c1 c2 देखने हैं क्या आएंगे। a1 कितना है? x का कोफिशिएंट, जब कुछ भी नहीं होता तो 1, इसी तरह y का कोफिशिएंट 1, c1 कांस्टेंट टर्म इज 5, x का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन 2, b2 इज आल्सो 2 एंड c2 इज 10। हाँ जी, निकालते हैं हम रेशियोज। a1 by a2 इज 1 by 2, b1 by b2 इज आल्सो 1 by 2, दोनों इक्वल हैं। सो आई एम also finding out c1 by c2 that is 5 by 10, और इसमें 5 कॉमन है तो मैं कट करूंगी तो 1 by 2। तो आपको दिख ही रहा है कि ये तीनों ही रेशियोज हमारी क्या आई? इक्वल आई। इक्वल आती हैं तो क्या कहा था मैंने, कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके? दैट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। ठीक है, और हमें सॉल्यूशन मिल गया, दैट मीन्स द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब इसने कहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है? ग्राफिकली। तो हम ग्राफ बनाने के लिए पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए बॉक्स ड्रॉ करते हैं। x y, हाँ जी, x को मैं 0 पुट कर रही हूं तो y आ गया हमारा 5, y को 0 पुट कर रही हूं तो x आ गया हमारा 5। इसी तरह से मैं, ये फर्स्ट इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग है। सेकंड इक्वेशन के लिए मैं ड्रॉ करती हूं। x y, x को 0 पुट किया, x को 0 पुट किया तो 2y इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 5। यही पॉइंट बन रहे हैं। अब मैंने y को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 5। आप कुछ और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 2 कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। 1 2 3 4 5 6, 5 तक ही चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो फर्स्ट लाइन क्या है हमारी? दिस वन। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, फिर है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। दिस वन, इन दोनों को हम मिला देते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट लाइन। सेकंड के भी इक्वेशन यही है पॉइंट्स, तो ये भी लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली यही बनेगी। वैसे भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आए हैं, दैट मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट।
तो एक के ऊपर ही हमारी दूसरी लाइन बनेगी। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं, सॉल्यूशंस कौन से हैं? जो भी इस लाइन पे पॉइंट है, चाहे ये है, ये है, ये है, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ही इसके सॉल्यूशंस हैं। एक लाइन पे कितने पॉइंट्स लाई करते हैं? इनफाइनाइटली, बहुत सारे पॉइंट्स जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी लाइन ही इसका सॉल्यूशन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम इसका एक और पार्ट करते हैं। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 2 इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, वही चीज है ये भी। पहले हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम a1 a2 की वैल्यू लिखते हैं। a1 है हमारा 1, a2 है हमारा 3, b1 इज -1, मैंने कहा था साइन का आपने ध्यान रखना है, b2 इज -3 एंड c1 इज 8 एंड c2 इज 16। तो a1 by a2 निकालते हैं हम। a1 by a2 1 by 3, b1 by b2 निकाला -1 by -3, दोनों ही माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएगा। c1 by c2 दैट इज 8 by 16, 8 इज कॉमन इन बिटवीन देम, तो हम कट कर देते हैं 8 के टेबल पे, तो 1 by 2। अब हमें दिख रहा है a1 by a2 भी हमारा 1 by 3 है, b1 by b2 भी हमारा 1 by 3 है। दैट मीन्स ये तो दोनों इक्वल है हमारे पास, लेकिन जो c1 by c2 है वो है 1 by 2, तो वो इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा सिस्टम होता है तो हम क्या कहते हैं? द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स वो कभी भी कट नहीं करेंगी, दैट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो मैंने क्या कहा था, उस सिस्टम को क्या कहते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, सो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होंगे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो हो गई इनकंसिस्टेंट। ओके, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने कहा था कि अगर वो कंसिस्टेंट होगा तभी आपने इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, अदरवाइज हमें करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सम की तरफ, फिफ्थ सम की तरफ। पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहे हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका अगर पेरीमीटर का हमने हाफ किया, पेरीमीटर का हाफ किया, अब गार्डन के बारे में बता रहा है, क्या कह रहा है? whose length is 4 मीटर more than its width, जिसकी लेंथ, गार्डन की लेंथ क्या है? width से 4 मीटर ज्यादा है, is 36 मीटर। तो पेरीमीटर का हाफ किया तो वो कितना आया? 36 मीटर। देखो ये पोर्शन अलग है, दिस इज द डिफरेंट स्टेटमेंट। दो कॉमा है ना, रेक्टेंगुलर गार्डन के बाद भी एक कॉमा है, फिर विड्थ के बाद भी एक कॉमा है, दैट मीन्स दिस इज द डिफरेंट कंडीशन कि उसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है उसकी विड्थ से। और ये लाइन को हम इसके साथ अगर रीड करें तो क्या कह रहे हैं? हाफ का पेरीमीटर, की पेरीमीटर का अगर हमने हाफ किया तो वो बन रहा है 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन के डायमेंशन होते क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब हमने गार्डन का क्या निकालना है? लेंथ और ब्रेड्थ। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन क्या मान लेते हैं? x मीटर। अब मैंने मीटर ही क्यों लिया? सेंटीमीटर भी हो सकता था। अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, पेरीमीटर भी हमें मीटर्स में दिया हुआ है, लेंथ भी जो ज्यादा दी हुई है वो भी मीटर्स में दी हुई है, तो हम डायमेंशंस भी किसमें लेंगे? मीटर में। इसी तरह से हम विड्थ मान लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन दैट इज y मीटर। तो हम पहली कंडीशन देखते हैं यहां से, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो जो लेंथ है वो विड्थ से, हमारी लेंथ है x और विड्थ है y, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो मैंने 4 ऐड कर दिया। तो इसको अगर मैं इक्वेशन फॉर्म में लिखूं, दैट मीन्स
हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या कहा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये विड्थ, यही होता है। लेंथ हमारी है x प्लस और विड्थ हमारी है y, तो पेरीमीटर क्या हुआ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर का अगर हमने हाफ कर दिया, पेरीमीटर का अगर हमने हाफ कर दिया तो कितना आ रहा है 36। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का अगर हमने हाफ कर दिया तो वो कितना है, इज 36 मीटर। पेरीमीटर है कितना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 2 इक्वल्स टू 36, क्योंकि ये दो 2 कॉमन है तो हम कट कर सकते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब इसको सोल्व जो करना है वो आपने करना है। यहाँ से ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, तो आपने यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि लेंथ कितनी आई है गार्डन की और विड्थ कितनी आई है। तो नेक्स्ट हम क्या कह रहा है हमारा, गिवन द इक्वेशन, हमें एक इक्वेशन दे दी, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। अब हमें पेयर नहीं दिया, सिर्फ एक ही इक्वेशन दी है। दूसरी इक्वेशन हमने खुद लिखनी है, राइट अनदर इक्वेशन सो दैट द पेयर सो फॉर्म्ड इज, कैसे लिखनी है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये लाइन और जो हम दूसरी लाइन लिखेंगे वो दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं, तीनों पार्ट्स के लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए भी बताना है, पैरेलल लाइंस के लिए भी बताना है और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी। पहले हम इंटरसेक्टिंग के लिए करते हैं। इंटरसेक्टिंग के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। हमारी इक्वेशन जो दी हुई है, एक इक्वेशन वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है। दूसरी इक्वेशन में किस तरीके से बनाऊंगी कि मेरे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो मैं a1 क्या होता है हमारा x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है y का कोफिशिएंट। इसी तरह से a2 हमारा दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट और b2 हमारा y का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन। तो मैं क्या करती हूँ, x के कोफिशिएंट को इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। जैसे मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने x के कोफिशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैंने इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मींस ये कितना बन जाएगा, a1 by a2 2 by 6, और अगर मैंने इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 बनेगा, वो बन जाएगा 3 by 9। तो दोनों ही 3 के टेबल में कट होके 1 by 3 ही आ जाएंगे, ये भी 2 के टेबल में कट होके 1 by 3 आ जाएगा, ये भी 3 के टेबल में। तो इसको जिससे मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जिस भी नंबर से किया, आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से कर सकते हैं, आप 2 से भी कर सकते हैं। 2 से करते तो यहाँ 4x आ जाता है, इसको 3 से कर देते तो एक ही बात है। जिसको इससे किया उससे हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बाकी हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने 3 से किया तो मैं इसको 3 से नहीं करूंगी, मैंने इसको कर दिया 4 से। अब जब इंटरसेक्टिंग है तो ये दोनों ही इक्वल नहीं आने चाहिए, C1 और C2 से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो आप यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, दैट इज अप टू यू कि आप 16 लिखिए, 15 लिखिए, किसी से मल्टीप्लाई करिए, किसी से ना करिए, चाहे 8 का 8 ही लिख दीजिए, नो मैटर। आपने सिर्फ ये ध्यान देना है इंटरसेक्टिंग में कि जिस x के कोफिशिएंट को मैंने जिससे भी मल्टीप्लाई किया, y के कोफिशिएंट को मैं उससे अलग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अब हम चेक कर लेते हैं, हमारा a1 by a2 क्या आया, 2 by 6, 2 के टेबल में कट हो रहा है तो 1 by 3, और b1 by b2 क्या आया 3 by 12, ये 3 के टेबल में कट हो रहा है 1 by 4, नहीं आया इक्वल, दैट मीन्स द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। आई थिंक इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं पैरेलल लाइंस की तरफ। पैरेलल लाइंस में क्या कंडीशन होती है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इसी तरीके से हमारी पहली इक्वेशन जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम देखते हैं, ये दोनों तो हमारी रेशियो सेम है ना, a1 by a2 और b1 by b2 तो हमारी सेम है इस कंडीशन में।
तो हम a1 और 2 क्या थे, x के कोफिशिएंट, b1 b2 क्या थे, y के कोफिशिएंट। तो हम x और y के कोफिशिएंट को तो करेंगे सेम नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे मान लो मैं 2 से कर रही हूँ, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, ठीक है। लेकिन हमारा C1 बाई C2 इक्वल नहीं है। जो चीज इक्वल नहीं है उसको आप डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनको दोनों को 2 2 से किया था, तो इसको किसी और नंबर से कर दीजिए, जैसे मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब चेक कर लेते हैं, a1 बाई a2 कितना आया, 2/4, 2 के टेबल पे कट हो रहा है तो 1/2। b1 बाई b2 कितना आया, 3/6, ये 3 के टेबल में कट हो रहा है, 1/2। c1 बाई c2 कितना आया, -8 बाय -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 के टेबल में कट हो रहा है तो 1/3। देख लीजिए अब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो आपके इक्वल है, बट c1 बाई c2 इक्वल नहीं है, तो हम कह देंगे कि लाइंस आर पैरेलल। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कोइंसिडेंट लाइंस कैसे करनी है। कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. The given equation is 2x plus 3y minus 8 equals to 0। अब क्योंकि तीनों ही रेशियो सेम है, आई थिंक यू कैन गेस कि हम तीनों को ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। द नंबर यू कैन टेक वट एवर यू कैन। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो सारी इक्वेशन को ही हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लेते हैं, a1 by a2 हमारा आया 2/6, दैट इज 1/3। b1 by b2 हमारा आया 3/9, दैट इज 1/3। c1 by c2 हमारा आया -8 by -24, दैट इज 1/3। आ गए तीनों इक्वल, तीनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स द लाइंस आर कोइंसिडेंट। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, आई थिंक सो। अगर आप इसको प्रॉपर वे से समझ के करते हैं तो बहुत आसान लगेगा आपको ये। दिस इज द लास्ट सम ऑफ आवर एक्सरसाइज 3.1। तो देखते हैं, इसके साथ ही हमारी 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। क्या कह रहा है ये, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। दो इक्वेशन हमें दी हुई है, हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis। क्या कह रहा है, इन दोनों लाइन से जब हम ड्रॉ करेंगे एक ट्राइंगल बनेगी इन दोनों लाइन से और एक एक्स एक्सिस से, क्योंकि ट्राइंगल में 3 लाइंस होती हैं, तो 2 लाइंस तो ये हो गई और तीसरी लाइन कौन सी बोली इसमें, एक्स एक्सिस। तो हमें क्या करना है, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। एक तो हमें उस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस बनेंगे उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और दूसरा हमें जो भी ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, जो भी ट्रायंगल बनेगा हमारा, उसको हमने शेड करना है। तो देखते हैं, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हम इसके लिए बॉक्स बनाते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ग्राफ बनाना कैसे है ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो पहले मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूँ, x हमारा 0, दैट मीन्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो सॉरी, y इक्वल्स टू 1। देखिए, आप पुट करके देखिए, x को 0 पुट किया, ये आ गया, ये तो हमारा 0 ही है। 1 को आप उधर ले जाइए, 1 इधर प्लस का था, उधर जाकर माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इसी तरह से अब हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। y की वैल्यू को 0 पुट करके देखिए, y की वैल्यू 0 पुट की तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई -1। तो इसी तरह हम हमारी दूसरी इक्वेशन लेते हैं, क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन। तो इसके लिए भी हम बॉक्स बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। हाँ जी, x y, मैंने पहले x को 0 पुट किया तो ये हमारा 0 हो गया, ये 0, तो 12 को उधर लेके जाएंगे, प्लस का 12 हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 6। मेरे ख्याल से ये आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x आ गया हमारा 4। ड्रॉ करें, हाँ जी, पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 बहुत है, -1 -2 ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, इट्स इनफ। हाँ जी, तो हम पहले फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या है फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन इज x इज -1 एंड y इज 0, दिस वन। फर्स्ट लाइन तो हमारी बन गई ये वाली, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा 6 पे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 है तो ये x एक्सिस पे होगा। इनको भी हम स्केल से मिलाइएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी ये, लाइक दिस, ठीक है। हाँ जी, क्या कहीं पे ट्रायंगल बनती हुई दिख रही है? पहले तो ये देखिए किस किस के बीच में कहा था इसने ट्रायंगल किस किस के बीच में बनेगी? दीज लाइंस, दीज टू लाइंस, ये लाइन और ये लाइन एंड एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। कौन सी ट्रायंगल बनी? दिस वन। मैं आपको रेड पेन से शो करती हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म्ड। This is the triangle formed. Okay? तो अब हम इसके वर्टिसेस कौन से हैं? ट्रायंगल के तीनों कोने, 1 2 और 3, ये तीनों हमने बताने हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ये कोऑर्डिनेट तो आपको दिख ही रहा है, पहली बात ये एक्स एक्सिस पे है और पॉइंट हमने ही ड्रॉ किया था, ये कौन सा पॉइंट है? -1, 0। अगर मैं इसका नाम दूं ट्रायंगल का A B C, तो B के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है? -1, 0, एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0। C के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है क्या है? x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। बात आती है इस A पॉइंट की। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? y पे देखो कहां पे है, ये रहा, x पे देखो कहां पे है, ये रहा। तो x की वैल्यू है इस पॉइंट की 2 और y की वैल्यू है इस पॉइंट की 3। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 2, 3। तो हमने इस तरीके से हमारे ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।